मैया के लकड़ बग्गो और पापा को बलियों को मेरा सप्रे नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम का छठा लेक्चर अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थेस। पिछले लेक्चर में हमने टीनोफोरा के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस शब्द को अगर मैं देखूं तो प्लेटी यानी फ्लैट और हेल्मिन्थेस यानी वर्म, फ्लैट वर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का दूसरा नाम जो रहता है फ्लैट वर्म के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो होते हैं फ्लैट वर्म के नाम से क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड रहते हैं। ये जो होते हैं आपके डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड रहते हैं। मोस्टली पैरासाइटिक फाउंड इन एनिमल। मोस्टली ये पैरासाइटिक फॉर्म में रहते हैं, एनिमल के अंदर फाउंड करते हैं, इसलिए एनिमल की बॉडी के अंदर पाए जाने के कारण इन्हें हम एंडो पैरासाइट के नाम से भी जाना जाता है। एंडो पैरासाइट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये जो रहते हैं ये हुक्स एंड सकर्स के बॉडी फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। हुक्स एंड सकर्स के बॉडी फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। इसका मतलब क्या बना? हुक यानी आपका जिस तरह से मछली पकड़ने वाले मछुआरे रहते हैं वो आपका इस तरह से एक डंडे के ऊपर रस्सी लगा के ऐसी हुक लगाते हैं। वो क्या करते हैं, फिर वो मछली को उसमें से ऐसी मछली अटक जाती है, उस तरह से उसको वो हुक लगाते हैं। यानी आपको अगर हुक इस तरह से रहता है कि भैया एंकरेज के लिए काम आता है। जैसे कि आप पैंट की जो स्कूल वाली पैंट पहनते उसको एक हुक रहता है जो उसके कैसे आपका एक उसके बटन में वो ऐसा हुक लग जाता है। ऐसी जो जूनियर स्कूल आपने आजकल तो बटनों वाली पैंट आ गई, वो आपके छोटे बच्चों की पैंटों में रहती है, तो वो हुक उस तरह से रहता है ना, वो एंकरेज करने का काम करता है। और सकर यानी प्लांट या सॉरी एनिमल में से अपने न्यूट्रिएंट्स को या होस्ट में से अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करने हेतु उसके सकर का मदद लेता है। ये दो बॉडी फॉर्म्स उसके पैरासाइटिक फॉर्म में उसके पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो उसको पैरासाइटिक फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करता है। Here the sexes are not separate. Sexes are not separate. अगर sexes separate नहीं रहे तो आपका क्या रहेगा? हर्माफ्रोडाइट रहेगा। सेक्सेस सेपरेट नहीं रहे तो हर्माफ्रोडाइट रहेगा। ठीक है ना जी, सेक्सेस सेपरेट नहीं रहे तो हर्माफ्रोडाइट रहेगा। लेकिन इसका रिप्रोडक्शन जो रहता है वो एक्सटर्नल रहता है। रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल रहता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन अब से इंटरनल होने लगेगी। फर्टिलाइजेशन अब से इंटरनल होने लगेगी। पॉइंट को नोट किया जाए, क्योंकि अपन ने कल के लेक्चर टीनोफोरा में अपन ने देखा था कि फर्टिलाइजेशन अब तक टीनोफोरा, पॉलीफेरा इन सब में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती थी। लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दी हुई है कि भैया फर्टिलाइजेशन इसका जो होता है, इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट जो होती है लार्वल स्टेजेस में होती है। यानी डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेजेस से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट जो होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, whereas the reproduction is external, है ना जी। दूसरा पॉइंट इसका मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो होती है बॉडी सरफेस के ऊपर एक आपके स्पेशलाइज सेल्स रहते हैं। बॉडी सरफेस पे बॉडी के अंदर स्पेशलाइज सेल रहते हैं जिसको हम फ्लेम सेल के नाम से जाना जाता है। फ्लेम सेल जो होते हैं ऑस्मोरेगुलेशन यानी वाटर सॉल्ट बैलेंसेस और आपके एक्सक्रीशन यानी वेस्ट रिमूवल के प्रोसेस में ये काम आते हैं फ्लेम सेल। एनसीईआरटी में ये लाइन डायरेक्टली गिवन है, ये आपको एक्सक्रीशन वाले पार्ट में भी मिल जाएगा, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर। और इस बार की नीट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आपको जोड़ी लगाओ के फॉर्म में इस बार की नीट में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी पार्ट्स को इन्होंने एक जोड़ी लगाओ के फॉर्म में दिया था। तो आप कह सकते हैं कि भैया प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं उनमें फ्लेम सेल्स रहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन हेतु, है ना जी। आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि फ्लेम सेल ओनली हेल्प इन एक्सक्रीशन बट नॉट इन ऑस्मो रेगुलेशन। गलत, प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल जो होते हैं बोथ ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में भी काम आते हैं। ठीक है ना जी। अगला पॉइंट अपने को क्या देखना है कि भैया इसमें जो होती है रिप्रोडक्शन के बाद का अगला पॉइंट आता है रीजनरेशन का। रीजनरेशन क्या रहता है? समझ लिया, मैंने एक कागज का टुकड़ा कागज का टुकड़ा क्या, कागज लिया पूरा बड़ा A4 साइज की शीट, उसको मैंने एक ऐसे
आधे ऐसे टुकड़े में आधे आधे इसमें फाड़ दिया, उस कागज को मैंने ऐसे आधे उसमें फाड़ दिया। तो अब क्या होगा, क्या वो कागज अपने आप को फिर से एक नया एक पूरा बड़ा का बड़ा A4 साइज शीट बना सकेगा? नहीं, वह अपने आप को पूरा बड़ा A4 साइज शीट नहीं बना सकेगा। लेकिन अगर मैंने एक प्लेनेरिया, स्पेशली सिर्फ एक प्लेनेरिया को लिया, उसको दो आधे हिस्सों में काटा, तो वह अपने आप को एक नए प्लेनेरिया में बनाने के काबिल रहता है। इसी को उसकी रीजनरेशन की कैपेसिटी कहते हैं। ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया के अंदर पाया जाता है अकॉर्डिंग टू NCERT। Some members like planaria possesses high regeneration capacity। हम लोग अदर मेंबर्स के बारे में कुछ कमेंट अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को NCERT से ही स्टिक करके चलना पड़ेगा। ठीक है ना जी, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री यानी अगर मैं इसको इस तरह से काटूं तो रेडियल सिमेट्री यानी अगर मैं उसको इधर से काटूं तो भी इक्वल कटेगा, और उसको मैं इधर से काटूं तो भी इक्वल कटेगा, क्योंकि इक्वल बनेंगे, क्योंकि उसका दो प्लेन्स में से उसको सेम जैसा ही कटेगा। इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जिसमें रेडियल सिमेट्री दिखती है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब अपनी आ चुकी, क्योंकि तीनों फोरम में अपन ने क्या देखा था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन अब एक साथ बहुत सारे टिश्यू सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले आ जाते हैं, तो उसको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एसिलोमेट तो अभी भी है, सिलोम एब्सेंट है। नॉन कोऑर्डिनेट विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अपन ने एनसीईआरटी में अभी जस्ट लाइन देखी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अपन ने एनसीईआरटी में डायरेक्टली शब्द नहीं दिया हुआ है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का, लेकिन यहाँ पे उसमें लाइन दी हुई कि डेवलपमेंट इज टू द लार्वल स्टेजेस। तो आप फाइट नहीं कर सकते कि भैया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो उसमें शब्द ही नहीं दिया गया है, उसमें स्टेटमेंट तो दिया हुआ ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का। ठीक है ना जी। उसके बाद अगला आता है उसके एग्जांपल्स, टेनिया, प्लेनेरिया, फेसिकोला। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया, ये जो टेपवर्म है, टेपवर्म को ही अपन क्या नाम से पहचानते हैं, टेपवर्म को ही अपन टेनिया नाम से पहचानते हैं। और ये जो है, ये जो बॉटल के साथ दिख रहा है, ये होता है फेसिकोला। ये फेसिकोला को ही अपन लिवर फ्लूक के नाम से पहचानते हैं। टेनिया जो रहता है, टेनिया के बारे में एक और बात प्रसिद्ध ये है कि भैया टेनिया ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी एक ही हर्माफ्रोडाइट है ना भाई, हर्माफ्रोडाइट है तो अपनी ही टेस्टिस, अपनी ही ओवरी को स्पर्म प्रोवाइड करके फर्टिलाइज करके नया एक ऑर्गेनिज्म बना सकती है। क्योंकि टेनिया कैसा, टेपवर्म कैसा रहता है, एक पैरासाइट रहता है, बहुत ही घातक पैरासाइट रहता है, जो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, आपके स्टमक में प्रेजेंट रहता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको जो एकदम सेंसरी ऑर्गन, जो एकदम होती है एकदम जो रात ठाट वाली चीज है, सेंसरी ऑर्गन, बड़ा अच्छा खासा डाइजेशन सिस्टम, और एकदम कतई कुछ तो सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब त्याग के अच्छा खासा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन विद एक्सटर्नल, आपको ये सब चीजें त्याग कर उसको एकदम बहुत ही एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो उस पैरासाइट होस्ट के अंदर वो पैरासाइट सर्वाइव कर सके। इसलिए इसके टेनिया के अंदर ही आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी रहती है। इसके बारे में कुछ देखते हैं कि इसके आपके और डिजीज कॉजिंग कौन कौन से रहते हैं। तो डिजीज कॉजिंग के बारे में अगर मैं देखूं तो आपका जो लिवर फ्लूक रहता है वो आपका मलेरिया कॉज करता है। लिवर फ्लूक मलेरिया कॉज करता है। टेपवर्म जो रहता है आपका स्लीपिंग ह्यूमन वाला आपका टेपवर्म जो होता है स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। एस्कैरिस जो होता है वो मोनोजेनिक रहता है, जो आपके लूमेन को अटैक करता है। एस्कैरिस मोनोजेनिक रहता है जो आपके लूमेन को अटैक करता है। तो इस तरह से अपन ने प्लैटीहेल्मिन्थेस के रिलेटेड सारे पॉइंट्स अपन ने कवर कर लिए हैं। इसके एग्जांपल और ट्रिक्स अपन सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर।